तो फिर से एक बार आप सबका वार्म वेलकम है आज की क्लास में। एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी हम लोग डील कर रहे हैं और जिसमें अब तक 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरे चैप्टर पर हम लोग आ गए। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरह का क्राइटेरिया हो सकता है क्वेश्चंस का, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह भी आपके अवेलेबल कराए गए। चलिए, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी की गति से संबंधित है। इस पृथ्वी की गति की वजह से, इसकी जो दैनिक गति है और वार्षिक गति है, इसकी वजह से पृथ्वी पर कई सारी मौसमी घटनाएं होती हैं और सीजनल चेंजेस की वजह से कई सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी अर्थ पर। इसलिए गतियों से संबंधित कई बार प्रश्न भी डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ जाता है और कई बार मेंस में इसके कुछ पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ता है, ऐड ऑन करना पड़ता है यहां से उठा करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। यानी अर्थ अपने एक्सिस पर जो एक चक्कर पूरा करे उसे क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे, और सन का पूरा चक्कर पूरा करे तो क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे, यानी परिक्रमण कहेंगे। ठीक है, चलिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, फटाफट नोट करिए। यहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं आप सबको, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सबसे पहली बात तो ये जो परिक्रमण है, रिवॉल्यूशन है, यहां बीच में सन है और ये बहुत बड़ा है, ये मैंने यूं बना दिया। चलिए ऐसे कर देते हैं, इसको हटाइए, ये वाला थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, यूं करिए। अब ये सन है और इसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एक तो ये अपने आप को रोटेट करती है और दूसरा परिक्रमण करती है सूरज का, रिवॉल्यूशन करती है किसका, सन का। बट ये साइक्लिक वे में नहीं है, ये जो पाथ है इनका, ये साइक्लिक नहीं है, दीर्घवृत्ताकार इसे कहते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि ये पृथ्वी कभी कभी अपने परिक्रमण को करते हुए सन के काफी करीब आ जाती है और कभी कभी बहुत, जैसे मैं ये कहूं आपसे कि मैं यहां खड़ा हूं, यहां से मैक्सिमम मैं यहां तक जा सकता हूं और उसके अलावा इस साइड मैं सिर्फ यहां तक आ सकता हूं। ठीक उसी तरह से हमारी अर्थ जो है वह सन को जब परिक्रमण करती है, उसका चक्कर लगाती है, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जो उसका मैक्सिमम सिचुएशन है, यानी उससे ज्यादा नहीं जा सकती, वो उसका मैक्सिमम है। और एक सिचुएशन ऐसा आता है जो उसका मिनिमम होता है, यानी उससे और करीब नहीं जा सकती। इन 2 कंडीशंस को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से उपसौर और अपसौर कहते हैं, पेरीहीलियन और, बोलिए, नहीं पता, नो, अपहीलियन और पेरीहीलियन इसे कहा जाता है। ठीक है, अब जो सबसे डिस्टेंस वाला है ये हो गया आपका अपहीलियन और ये जो करीब वाला है ये हो गया आपका पेरीहीलियन। ठीक है, यानी इसे कहेंगे अपसौर और इसे कहेंगे उपसौर। यानी जब
पृथ्वी सन के बेहद करीब होती है तो वह पेरिहीलियन कहलाता है, उपसौर कहलाता है, और जब बहुत डिस्टेंस पर होती है मैक्सिमम तो वह अपहीलियन यानी अपसौर। अब ये हमें याद कैसे होगा, मान लो पेपर में डायरेक्ट आता है, ये याद कैसे होगा? जस्ट लाइक आप बैठे हो तो अभी छोटे से लग रहे हो, छोटे लग रहे हो ना, छोटे छोटे बैठे हुए हो, मासूम मासूम से बच्चे। मैं कहूँ स्टैंड अप तो मैम आप खड़ी हो जाइए। अब बड़ी लगने लगी तो बड़े होने पर डिस्टेंस बढ़ गया, तो अब जहां अप वर्ड यूज हुआ अपने आप से याद रख लेना कि अप का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, उपसौर बैठ जाइए, अपसौर यानी डिस्टेंस वाला, और जो बच गया वो क्या है? अपोजिट है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा है, या एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, एक पर्टिकुलर डेट पर होता है। उपसौर वाला डेट है आपका 3, बोलो 3 जनवरी, और अपसौर वाली जो डेट है वह है 4 जुलाई। क्या? किस कंडीशन में? कैसे? यहाँ के हिसाब से बता रही हो तुम, इंडिया के हिसाब से बता रही हो? हाँ, अच्छा, कैसे? फिर से बताओ। हम्म, ये तुम ये कहना चाहती हो कि ये जो 4 जुलाई है ये यहां पर होना चाहिए और 3 जनवरी यहां पर होना चाहिए, पक्का? चलो फिर से हाँ? रुको 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 1 मिनट, मैं बता रहा हूं, फिर से समझाते हैं। आओ, अब देखना तुम ही जवाब दोगे। हमने क्या कहा, जब सबसे डिस्टेंस पर होती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? क्या नाम है आपका? इशिता। सबसे डिस्टेंस पर है तो क्या है ये? ठीक है, और ये क्या है? पेरिहीलियन हो गया। ठीक है, पेरिहीलियन वाले की कंडीशन को मैं कह रहा हूं कि जब सबसे करीब होती है तो ये होती है जनवरी में, और आप कह रही है जनवरी नहीं जुलाई में होना चाहिए, और ये वाला जो कंडीशन है मैं कह रहा हूं ये जुलाई में होता है, 4 जुलाई को, और यह 3 जनवरी को। अब एक कॉन्सेप्ट जरा समझिए, हमारी पृथ्वी क्या है? अपने एक्सिस पर क्या है? टिल्टेड है। टिल्टेड होने की वजह से जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते लगाते यहां जनवरी के मंथ में पहुंचती है, तो अब यहां पर जस्ट एक पॉइंट मैं शामिल कर लूं कि ठीक है, आपका सिचुएशन थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं तो शायद कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि ये सबसे डिस्टेंस वाला पॉइंट है, ऐसे कर लो, यहां सन ले लो, इसको मान लेते हैं कि ये आपका क्या है? एपीहीलियन हो गया, और ये वाला जो है आपका पेरिहीलियन हो गया, यानी यहां उपसौर लिख लो और यहां लिख लो अपसौर, ये कर लो। चलो चेंज कर लिया। अब हमारी पृथ्वी यहां पर है, ये ऐसे, ठीक है, जनवरी का मंथ चल रहा है, दिसंबर का मंथ, यानी साउथ पोल सन के क्या है? ज्यादा करीब है, और नॉर्थ पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है? डिस्टेंस पर है। अब यही कहानी स्टेटमेंट में बनती है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों के, कि भाई जब 3 जनवरी के दिन सूरज सबके करीब होती है पृथ्वी तो गर्मी पड़नी चाहिए, तो ठंडी पड़ रही है। ये कंडीशन इसलिए होता है, ये तो बिल्कुल सही है, बट हमारा जो पोजीशन है भारत का वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है,
और यह करीब होकर के भी यहाँ सन की रेज स्कैटर्ड पहुंचती है तिरछी, इस वजह से यहाँ ठंडा ही रहता है, गर्म नहीं रहता है। जबकि इन अदर हैंड 3 जनवरी के दिन ये साउदर्न पोर्शन में क्या होता है, मैक्सिमम गर्मी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इस वक्त पड़ रही है। अब समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट, क्लियर, समझ गए। जबकि ये डिस्टेंस पर जो है आपका जुलाई वाला, ये डिस्टेंस पर जो है तो ये 4 जुलाई को ही होता है जो सबसे डिस्टेंस पर होता है। अब इनके माइंड में कंफ्यूजन कहां से आया, कंफ्यूजन यहां से आया कि भाई हम लोग तो ठंडी में जी रहे हैं, गर्मी होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और पृथ्वी की कंडीशन दिसंबर जनवरी में ये वाली होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब दूसरा पोर्शन कि सर इन दोनों को के डेट को भी कैसे याद रखें अगर एग्जाम में आ गया, आता है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, आया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लेना। अब इसको याद कैसे रखोगे, जैसे अप बड़ा था वैसे ही बड़ा सबसे कौन है इसमें डेट, 4 बड़ा है, 4 याद कर लो कि 4 जो था वो सबसे बड़ा था, तो 4 जुलाई क्या हो गया आपका, अपसौर हो गया, और 3 जनवरी क्या हो गया, उपसौर हो गया, सबसे कम। ठीक है, याद रख लेंगे ऐसे क्या। चलिए, तो ये एक मेन पॉइंट था जो मैंने स्टार्टिंग में बता लिया। चलिए अभी यहां पर आएगा भी, ये सारे कॉन्सेप्ट यहां पर आएंगे भी। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय क्षेत्र 66 हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोलाकार के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है और आधा भाग क्या होता है, अंधेरे में रहता है। सूर्य की वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे पार्ट में सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को डिवाइड करती है उसे ही क्या कहते हैं बेटा, फटाफट नोट करें ये पॉइंट। नोट कर लिया, हाँ क्या पूछ रहे हैं बाबू आप, इसको बोलते हैं बेटा इल्यूमिनेशन सर्कल, साइकिल, वृत्त, प्रदीप्त वृत्त, डिवाइडेड डे एंड नाइट। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन सन के सामने पड़ा तो यहां पर ये इस पोर्शन में डे चल रहा है और ये वाला क्या चल रहा है, नाइट चल रहा है। ठीक है, चलो नोट कर लिया। ये सब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहां से पीसीएस में, यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड और पीसीएस में फैक्चुअल बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये वर्ड ही उठा लेता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, बस, हाँ सही बताइए। 24 आवर्स, अच्छा, और पूरा सूर्य का क्यों ऐसा क्यों, देखो 365 दिन और अप्रॉक्स आवर बताओ, घंटा बताओ, 24/6, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं जब पृथ्वी क्या करती है, अपना पूरा एक साइकिल पूरा करती है सन के अराउंड।
और यही 6-6 घंटे ऐड होकर के 24 घंटे बनते हैं। और लास्ट में अच्छा फरवरी में ही का है, जनवरी में क्यों नहीं? दरअसल देखो पहले जब मंथ बनाने का प्रोसेस आया पश्चिम में, तो इस ड्यूरेशन में कई सारे अलग अलग राजाओं के नाम पर ये नाम पड़े। अगस्टक के नाम पर अगस्त पड़ा, ठीक है। इसी तरह से एक साइकिल बना करके जो इंड हुई है वो फरवरी में इंड हुई है, यानी लास्ट मंथ पहले क्या था आपका? फरवरी था, तो फरवरी 28 तक होती थी। तो जब एक ये बढ़ाया गया तो कहा फरवरी में ही एक दिन और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वो जो लास्ट 29 तारीख आती है वो फरवरी, चूंकि पहले लास्ट मंथ माना जाता था, दैट्स वाई उसमें ऐड किया गया। बाद में आगे चल के जनवरी से फिर 1 मंथ स्टार्ट किया गया, ठीक है। चलिए, घुड़न के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, या पृथ्वी की ही क्या है? दैनिक गति। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्षर पर घूर्णन कर रही है? क्या आप जानते हैं? अब ये स्टेटमेंट डायरेक्ट उठाकर दे दे कि आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत में यह बात लिखी है कि पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो आपको क्या कर रहा है? एक तरफ हिस्ट्री का एनसीईआरटी का पोर्शन और ज्योग्राफी का पोर्शन दोनों जोड़ दे रहा है। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ये सब किसके हैं? आर्यभट्ट की रचना है। लिख लेना चाहिए कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल करके, क्योंकि मैच द फॉलोइंग बुक्स एंड राइटर्स ये पूछ लेता है, ठीक है। सूर्य सिद्धांत एंड आर्यभट्टियम, ये 2 प्रकार की किताबें जो हैं आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई हैं। किस ड्यूरेशन में? ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ठीक है। गुप्त साम्राज्य जो है गोल्डन एरा ऑफ द एंशिएंट इंडिया कहा जाता है, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज जो हैं इस ड्यूरेशन में हुई थी, गुप्ता पीरियड में। जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा, और दूसरा गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड रहेगी। इस तरह जीवन क्या होगा? संभव नहीं हो पाएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। सुना है आपने ये वर्ड? क्या नहीं सुना है? शायद यही बोलते हैं। एक बार सर्च करो बेटा, गोल्डीलॉक्स जोन सर्च करो, यही वर्ड है ना? क्योंकि सही जाना चाहिए मैसेज हमेशा। गोल्डीलॉक्स जोन ये हैबिटेट वाला जोन होता है, यानी किसी भी प्लैनेट का ऐसा कंडीशन जहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो सके, जिसकी वजह से वह गोल्डीलॉक्स जोन कहलाता है, ताकि वहां पर लाइफ हो सके। तो गोल्डीलॉक्स जोन लिख लीजिए जल्दी से। हमारी अर्थ जो है वह गोल्डीलॉक्स जोन में पाई जाती है, दैट्स वाई यहां पर जीवन संभव है, यानी पृथ्वी पर वाटर जो है वह लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल, वही बोलते हैं सेम। हाँ, दरअसल इसको पता किया था जिस वैज्ञानिक ने, उससे कोरिलेट करके गोल्डीलॉक्स जोन, यानी प्लैनेट का, ऐसे प्लैनेट जिनका कंडीशन उस सिचुएशन में हो जहां पर वाटर क्या हो सके? लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो सके। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष 365 1/2 दिन, अब यहां 1/2 डे का मतलब वही 6 आवर्स हो गया, ठीक है। सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता, बट आगे चलकर 4 वर्ष पूरा होना, लीप ईयर जब आता है तो उसमें क्या हो जाता है? ये जुड़ जाता है और हम इसे 366 दिनों का कर लेते हैं। अब ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। ये माइंड पे बना लीजिए और तुरंत कॉपी पे बना लीजिए। फटाफट सारे लोग इसको ड्रॉ करेंगे, फटाफट ड्रॉ करिए, फिर इसको समझाता हूं।
छोटा छोटा बनाइए, हाँ बहुत स्मॉल स्मॉल। बनाइए मैम, बनाइए फटाफट। बाद में नहीं, अभी बना लीजिए ना। हो गया? बनाते रहिए और पॉइंट भी नोट करते रहिएगा, सुनते रहिएगा, बनाते रहिए। देखिए ये हमारी सन है और उसके सोलार सिस्टम का तीसरा प्लैनेट ये अर्थ उसको क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब अर्थ की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती। अर्थ जिस पोजीशन में झुका है उसी पोजीशन में झुका हुआ अपने एक्सिस पर चक्कर लगाते हुए क्या करता है, पूरा साइकिल पूरा करता है। यानी ऐसा नहीं है कि यहां पर है तो ऐसे नाचते हुए घूमते हुए पोजीशन चेंज करके यहां आ गया, नहीं। अब मुझे ये बताओ, मान लो ये खोपड़ा जो है सन है, ठीक है, और यूं हमारी पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री मान लो, इस वाले को 0 डिग्री मान लो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, क्लियर है। अब इस कंडीशन में है, अब हम कहाँ हैं, भारत कहाँ है, नॉर्थ पोल में है कि साउथ पोल की तरफ है, नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अभी इस कंडीशन में इंडिया में गर्मी पड़ रही होगी कि सर्दी? अरे हम जो किए वो बताओ, हाँ क्या पड़ रही होगी, नहीं समझ में आया। ये 0 डिग्री लाइन है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया किधर है, नॉर्थ में है। अब मैं ये कह रहा हूं ये सन है और पृथ्वी की कंडीशन ये है, तो भारत में क्या सीजन है, विंटर होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है ना। नहीं झुकी हुई है, नहीं ये नहीं बोलेंगे, सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी क्योंकि नॉर्थ में है। अभी जो है साउदर्न हेमिस्फीयर पे सनरेज डायरेक्ट पड़ रही होगी, ठीक है। अब पृथ्वी यूं ही रोटेट करते हुए कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, देखिए यहां पर है, यहां आ गई, यहां थी, अपने आप को अब समझिए कि वो रोटेट भी हो रही है, यूं थी अब यूं आ गई। अब इसी को मैं यहां पे ले रहा हूं ऐसे, मान लीजिए अब यूं तो कर नहीं पाएंगे ना हम हाथ को, यूं ही कर लिया। अब यहां से हम लेकर के आए, ये पृथ्वी उसी कंडीशन में है, ये यही वाला कंडीशन मानिएगा, यहां पे आ गई, अब यूं आ गई। तो अब क्या हो गया, नॉर्थ पोल ज्यादा करीब हो गया और साउथ पोल डिस्टेंस पर आ गया। फिर जस्ट पीछे यूं ऐसे आएगी पीछे यहाँ पे, और फिर यहाँ से आगे आकर के यूं ही रहेगी और ये हो जाएगी। यानी पृथ्वी अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, सिर्फ वो चक्कर जो लगा रही है अपने एक्सिस पर, उसको चक्कर लगाते लगाते उसी पोजीशन में ये पूरा साइकिल पूरा करती है, और उसी ड्यूरेशन में कभी साउथ पोल करीब होता है, कभी साउथ पोल डिस्टेंस पर होता है, और कभी कभी इक्वेटर पर डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, ठीक है। ये वो कंडीशन और डेट हैं जो एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आई सबसे पहले हम लोग यहां पर दिसंबर लेंगे, अभी हम लोगों का दिसंबर गुजरा है, 22 दिसंबर, याद रखिएगा 22 दिसंबर का वह दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। ये कंडीशन धीरे धीरे यहां पहुंची। अप्रोक्स कितना मंथ हो गया आपका बताइए, 3 महीने, और पूरा यहां तक 6 महीने, यानी 6 महीने इधर और 6 महीने इधर, ठीक है। चलिए, तो यहां से यहां तक आते हुए ये शरद ऋतु रखती है, लेकिन यहां के बाद 21 मार्च के बाद क्या होता है, वसंत ऋतु स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो बसंत पंचमी चली गई है ना, लेकिन वसंत ऋतु की शुरुआत जो होगी आपकी मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, और ये चलते चलते जो है आपका कहां तक आएगा, ग्रीष्म ऋतु तक। ग्रीष्म ऋतु के बाद यहां से अब ये गर्मी का ड्यूरेशन हो गया, और फिर यहां के बाद से ये वाला सीजन जो है कौन सा होगा, बोलो,
रेनफॉल वाला होगा। फिर यहाँ से कंडीशन चेंज होके किस में आ जाएगा, विंटर में आ जाएंगे हम लोग। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों की कंडीशन है। इसकी डेट भी याद रखनी है और कंडीशन भी याद रखना है। ये ऐसी सिचुएशन में पृथ्वी के सामने होती है जस्ट यूं, ये देखिए ये, हाँ। तो अब क्या हुआ, डायरेक्ट किरणें 0 डिग्री और आपका क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉपिकल जोन, इस ट्रॉपिकल जोन में डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती हैं। ठीक है, ठीक अपोजिट में 23 सितंबर, ये दो डेट ऐसे हैं जिसपे इक्वेटर पे डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं इस डेट पर। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा 21 जून और 22 दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे डायरेक्ट किरणें पड़ते हैं। किस पर, लाइन ऑफ कैंसर पर, और यहां पर लाइन ऑफ कैप्रिकॉन पर। ठीक है, तो ये फटाफट नोट कर लीजिए। कर लिया सबने नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे, ये तो हम लोगों ने बता दिया, यहां तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बटा होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, जो अभी हम लोगों ने कंडीशनल चेंज देखा है उसी के कारण। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार डे रहता है। ऐसा क्यों होता है, 6 मंथ तक लगातार दिन? ये घूमते घूमते उसको 6 महीने लग जाते हैं ना सर। ऊपर से आते आते 6 महीने लग जाते हैं, तो तब पृथ्वी का जो एक भाग रहता है उधर उधर अंधेरा रहता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती। नहीं नहीं, सीधा सीधा चीजें आपको नजर आनी चाहिए। थोड़ा सा माइंड लगाइए, माइंड लगाइए इस पर फटाफट। पृथ्वी क्या है, गोलाकार नहीं है, लेकिन फिर भी गोलाकार शेप में है ना। अब मुझे एक पॉइंट बताइए, अब ये कंडीशन में नॉर्थ पोल करीब है कि साउथ पोल? नॉर्थ पोल करीब है। अब मुझे ये बताओ, ये प्रदीप्ति वृत्त दिख रही है आप लोगों को, ये दिख रही है, डे वाली लाइन दिख रही है, डे और नाइट वाली। अब यहां देखो, ये पोजीशन देखो, ये छोटा सा पोजीशन है यार नॉर्थ पोल का ऊपर का, ये ज्यादा करीब है। अब ये घूमते घूमते रहेगा, यहां तक आते आते तब ये जाएगा अंधकार में। यानी पृथ्वी की पोजीशन जो चेंज हो रही है, उस पोजीशन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो झुकाव है, उसकी वजह से यह कंडीशन होता है। और दूसरा, वह ऊपर का साइकिल है, ऊपर का छोटा सा एरिया है हमारे लिए, मतलब कहने में छोटा है तो बहुत विशाल, लेकिन वो छोटा एरिया है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहां पर लगातार डे बना रहता है। ठीक है, समझ गए ना। अगर ये ऐसा ना होता, इस तरह होता, तो फिर ये हाफ ही हाफ चलता सब कुछ, है ना। चलिए, अब समझ गए कि ये 6 मंथ वाला क्या मामला है। चलिए, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे, क्या ये पॉइंट नहीं लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखिए।
पूरे से। नोट कर लिया? चलिए, तो पृथ्वी के इस कंडीशन को क्या कहते हैं? उत्तर आयतांत, उत्तरी आयतांत कहा जाता है, या फिर नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न एक्सट्रीमिटी के नाम से इसे जानते हैं, आयतांत। एक लाइन में इसे बता दीजिए क्या है। क्या? उत्तर है 21 जून, 21 जून जस्ट मिनट, 21 जून का वह दिन जिसमें दिन सबसे बड़ा हो और रात सबसे छोटी हो, और पूरी तरह से पृथ्वी जो है उस पर सूरज की किरणें नॉर्थ वाले पोर्शन पर पड़ रही हो, फाइनलाइज हो गई हो, यानी और उसके ऊपर नहीं जा सकती, डायरेक्ट पड़ गई फाइनल वे में। अब वहां से वो क्या होंगी? अब 21 जून के बाद से नीचे खसकना शुरू होंगी। तो ये 21 जून का दिन ही आपका क्या कहलाता है? उत्तर अयनांत कहलाता है। ठीक है, यानी वो लास्ट दिन जहां पर खत्म हुई कहानी नॉर्थ तक लाइट पहुंचने की। अब उसके बाद साइकिल चेंज होगा। अब जो है सूर्य की किरणें दक्षिणी अयनांत पर क्या होंगी? शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। इसी कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है आईटीसी जेड का कॉन्सेप्ट। पता है ये क्या है? नहीं पता है? चलो बताऊंगा। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन इसे बोलते हैं, बताएंगे। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या ये पॉइंट समझ पाए क्या? फिर से पढ़िए। 22 दिसंबर को साउथ पोल के सूर्य की ओर झुके होने के कारण लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है। दैट्स वाई सूर्य की ये रेज मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में अच्छी खासी लाइट मिल रही होती है, रेज मिल रहे होते हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, वाइस वर्सा। यानी बदल दीजिए, कंडीशन बदलिए, छोटा दिन और लंबी रात। कहां, किस मंथ में? दिसंबर में। ठीक है ना, क्लियर है? पृथ्वी की इस अवस्था को ही क्या कहेंगे हम? दक्षिणी अयतांत। साउदर्न एक्सट्रीमिटी, साउदर्न एक्सट्रीमिटी। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मना? डायरेक्ट क्वेश्चन आया भाई, वह कौन सा देश है जहां पर समर सीजन में क्रिसमस मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और वहां पर हीट वेव साथ। अब यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है बेटा, सृष्टि ना, इशिता, यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है कि सर 3 जनवरी का दिन जब करीब पड़ता है तो हमारे वहां ठंड पड़ रही होती है, तो नहीं हो सकता। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में सारे लोग बीच पर नजर आते हैं इन दिनों। क्यों? क्योंकि 3 जनवरी के ड्यूरेशन में जब मिनिमम पाथ पर होती है अर्थ, तो मैक्सिमम गर्मी पड़ती है। लेकिन पृथ्वी की जो कंडीशन है वो कंडीशन साउथ पोल में गर्मी ज्यादा देती है, नॉर्थ पोल में नहीं देती है, क्योंकि दिसंबर के मंथ के ड्यूरेशन में उसका साउदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा करीब होता है, नॉर्दर्न डिस्टेंस पर होता है, इसलिए यहां जो समर सीजन चल रहा होता है वह हैवीएस्ट समर सीजन में बदल जाता है और हीट वेव्स वगैरह चलने लगते हैं वहां। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं। अब एक पॉइंट बताओ ना ऊपर, अब मैं आपसे ये कहूं कि कोई सूरज की किरण या फिर कोई टॉर्च आप मेरे सामने जलाएं, वह टॉर्च डायरेक्ट यहां पे आ रही है, मेरे इस पॉइंट पे आ रही है, तो जस्ट इसके ऊपर भी जितनी रोशनी जा रही होगी उतनी ही नीचे भी जा रही होगी, जितना भी फैल सकती होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूं कर दूं तो इस वाले पोर्शन पे ज्यादा लाइट पड़ेगी, इधर वाले पे कम पड़ेगी। समझ गए? क्लियर है?
तो अब इस कंडीशन में होता क्या है कि 21 और 23 सितंबर को जब हमारी अर्थ के इक्वेटर पर ये वाली कंडीशन ऊपर में यहां पर ऐसे और फिर यहां पर ऐसे और बीच में सन, ये हो गया आपका कौन सा डेट, 21 मार्च, और यहां नीचे 23 सितंबर। इन दोनों कंडीशन में सन की जो रेज है वह डायरेक्ट किस पर पड़ रही हैं, 0 डिग्री पर पड़ रही हैं। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में 12 घंटे का अप्रॉक्स दिन और 12 घंटे की रात होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होती है। इसे विषुव कहा जाता है। एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं, मिल जाता हो तो मजा आ जाता। फटाफट नोट करिए बेटा। कर लिया बेटा? आज इंग्लिश वाले नहीं नजर आ रहे हैं, सिर्फ तुम ही हो बस, बाकी जो आए थे एक दिन करते हैं एक दिन नहीं करते हैं क्या ये लोग, या 26 जनवरी अभी से बना रहा है? अच्छा चलो, तो दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज इक्विनॉक्स। नोट कर लिया? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा विषुव। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट। ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है और मौसम में चेंज आता है। ठीक है, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट बनता है। देखो यहां पर 2 पॉइंट दोनों एक साथ दिया है, यहां पर रोटेशन भी है और रिवॉल्यूशंस भी है। ठीक है, तो अब पहला वाला पोजीशन इससे जुड़ेगा और दूसरा वाला पोजीशन इससे जुड़ेगा। याद रखना, डे और नाइट की जो कंडीशन है वह रोटेशन की वजह से है, और जो मौसम परिवर्तित हो रहा है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, समर सीजन, विंटर सीजन और रेनी सीजन, ये किसकी वजह से है, परिक्रमण की वजह से। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसा है क्या? नहीं। अब ये आ गया हमारा अभ्यास। अभी भी हमारे पास टाइम है, हम अगला चैप्टर भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस 15 मिनट की टाइमिंग पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों का एक क्वेश्चन नोट करवाऊं। सबसे पहले मुझे बताइए, अभी जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? एनी कंफ्यूजन? इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन दिया जाए तो लिख सकते हैं आप। चलिए, हिंदी वाले सबसे पहले नोट करिए। पृथ्वी पर मौसम के परिवर्तन के कारणों की विवेचना कीजिए तथा पृथ्वी के परिक्रमण को परिभाषित करिए। परिक्रमण को क्या करिए, परिभाषित करिए। Discuss the causes of seasonal changes of Earth and define the Earth revolution. Discuss the causes of seasonal changes on Earth and define Earth's revolution. आपके पास 10 मिनट की टाइमिंग है। अभी समय हो रहा है 2.47 हो रहा है, हम 2.48 मान के चल रहा है। चलिए स्टार्ट करिए।
और आज मत कहिएगा कि सर स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, सब आपके सामने अभी पढ़ा आपने। नेक्स्ट डे से एक काम करिएगा, जरा सॉल्व पेपर लेकर आप लोग आइएगा प्रीलिम्स वाले, ठीक है। पीसीएस और यूपीएससी दोनों लिया है आप लोगों ने कि नहीं लिया है अभी तक? फटाफट ले लीजिए, शिल्पी वगैरह का कोई भी मिले तो उसको फटाफट ले लीजिए, ठीक है। दूसरा, दे आप लोग पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप खरीद लीजिएगा, बड़ा वाला, समझ रही, बड़ा वाला, हाँ, रोल में आता है जो लंबाई में आता है, हाँ, ये बड़े वाले पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल मैप दोनों आपके पास अवेलेबल होने चाहिए आपके स्टडी रूम में, ठीक है। डेली 1 वर्क मैप का आपको दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करके लाना होगा, ठीक है। आज ही कोशिश करिएगा कि आज ही ले लें, वरना वीकेंड पे ले लीजिएगा, ठीक है। वो बड़ा वाला तो मेरे पास है। हाँ तो ठीक है, उसका देख लीजिएगा, पॉलिटिकल है तो ज्योग्राफिकल वाला ले लीजिएगा। दोनों है? कितना बड़ा है? बड़ा है, अप्रॉक्स मुझे लग रहा होगा आपका 1-1.5 मीटर में आता है वो बड़ा वाला, उतना ही है ना? ठीक है, तो उसमें चीज़ें बड़ी बड़ी दिखी होंगी, हर एक पॉइंट है ना। चलो, नो, पूरा करिए। समझ ही नहीं आ रहा कैसे शुरू हाँ, करें। आज भी नहीं समझ में आ रहा है आपको? हाँ, नहीं नहीं, और ट्राई करो बेटा, सोचो सोचो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है। मेरी स्टेटमेंट याद करो, क्लासेस में अभी जो डिस्कशन हुआ उसको याद करो, क्योंकि ये सारे चैप्टर ना सिर्फ प्रीलिम्स वाले हैं, डायरेक्ट मेंस से इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना है।
मौसम के परिवर्तन के कारणों जो उसने दिया है क्वेश्चन में, तो जो आप डायग्राम पे समझा रहे थे तो वो तो सारा इसमें आ जाएगा, फिर इसमें रिप्रोडक्शन। हाँ हाँ बताओ बेटा, तुमको जो समझ में आ। अभी पूछ क्यों रही हो मुझसे? नहीं पूछना है ना? पढ़ेंगे तब थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरू करें। तो थोड़ा सा मैंने लिखा है लेकिन मुझे मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जब समझ में ना आए कहाँ से शुरू करें तो कहीं से भी शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पे इवैल्यूएशन आपकी एबिलिटी का नहीं हो रहा है कि आप कितने एबल हैं, कितना आप कर पाएंगे। यहाँ जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं, फ्यूचर में आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाए, ये एप्टीट्यूड आपके अंदर आ जाए कि आप लिखने की कैपेसिटी बिल्ड कर पाएँ। इसलिए मैम जो मन करे वो लिखिए। 2-4 पॉइंट मेरे ही बारे में उल्टा सीधा लिखना हो लिख दीजिए, ले आओ। नहीं सर आप जो कर दूंगे वो एनसीईआरटी मैंने पढ़ा नहीं है। हमने अभी पढ़ाया ना, तो क्या वो वर्ड्स नहीं याद आ रहे हैं आपको? कम से कम वो तो देखिए।
अच्छा, एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है? पहले क्या पूछा उसने सीजनल चेंजेस, और आपने पहले क्या बताया? रिवॉल्यूशन। तो तभी तो बताऊंगी ना कि रिवॉल्यूशन जैसे होता है, तब मतलब कैसे बताऊंगी रिवॉल्यूशन क्या चेंज क्यों होता है। एग्जामिनर के पूछने का कुछ उद्देश्य हो सकता है। तो पता नहीं, अभी सब है तो बाकी इकोनॉमी हिस्ट्री को आंसर्स लिखे हैं, अभी उसके लिखे नहीं है, ज्योग्राफी में कोई बात नहीं, देखो कई क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना सबसे बेहतर होता है। जब भी हम उस क्वेश्चन के बियॉन्ड जाते हैं तो एग्जामिनर का दिमाग खनक जाता है। वो जब चेक करेगा तो जब पूछा ये था तो पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद हम इसी में पहला पॉइंट तो हम बताएंगे, ये सेकंड पॉइंट में आ जाएंगे जो मैंने चेंज किया है, ठीक है ना। दूसरा, आप जब ये बता रहे हो यहाँ पर सारी चीज़ें कि ये आपका शेप सम पार्ट ऑफ अर्थ, ये क्या लिखा है आपने? एक्सपीरियंस डायरेक्टली सन रेज विच कॉजेस समर, और ये क्या है? समर सीजन विच द वाइल्ड अदर सब वाइल्ड हो गया, ये वाइल है सब गलती हो गई, सब वाइल्ड द एक्सपीरियंस। विंटर। तो यहाँ पर कहीं भी डेट नहीं लिखा आपने। तो यहाँ पे लिखी मैंने डेट। ये डेट तो आपने इक्विनॉक्स वाली लिखी है सिर्फ। ये समर सीजन और विंटर वाली दिसंबर और जून वाली डेट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं है, अब कुछ मत लिखना, हो गया टाइम ओवर, ठीक है। और ये लास्ट में नहीं बनाते बेटा, गलत है। यहीं पर ये पोजीशन है। हमेशा जब भी ज्योग्राफी के आंसर लिखें तो उसके फर्स्ट पैरा के बाद या सेकंड पैरा के बाद मैप होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर के माइंड में डायरेक्ट क्लिक करे कि नहीं बच्चा पोर्शन भी जानता है और उसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, वो मैप ड्रॉ करके बता रहा है। देन उसके बाद से अगला पार्ट, ठीक है। और इसमें कंक्लूजन नहीं लिखा आपने, यहाँ पर कहीं भी आपका कंक्लूजन नहीं है, निष्कर्ष नहीं है। आप कहेंगे सर इसमें कौन सा कंक्लूजन की ज़रूरत है, ये तो डायरेक्ट पॉइंट है। नहीं, इसमें भी है। आप डायरेक्ट लिख सकती हैं कि हमारा जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है यह पृथ्वी पर मौसम में सीजनल चेंजेस में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से व्यापार और वाणिज्य में अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेड एंड कॉमर्स पर। जस्ट लाइक अगर नॉर्थ पोर्शन पे आपका विंटर सीजन चल रहा है तो इस कंडीशन में कई सारे पोर्ट क्या होते हैं आपके, क्लोज रहते हैं, ठीक है। और कई सारे पोर्ट ओपन रहते हैं, ठीक है। कहाँ पर? साउथ पोर्शन में। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये सब डाला जाता है। चलिए आप दिखाइए, आपने तो कुछ लिखा ही नहीं, कह रही हैं है ही नहीं, बट ट्राई अच्छा किया तुमने बेटा, ठीक है। लाओ दिखाओ। तुमने तो एक मैप का क्या, एक चिड़िया भी नहीं बनाई तुमने, हाँ? क्या लिखा है, कहाँ से है? पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन का कारण मुख्य रूप से पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमण से है। कौन सी इसकी? नहीं ये बेटा अनसॉल्व वो नहीं है, ये तो वो है आपका मेंस का, प्रीलिम्स वाला लो। प्रीलिम्स का तो फुल आता है, शिल्पी का क्या लेना। हाँ सॉल्व। और मैप लिया है कि नहीं, अभी लिया है दोनों है, ठीक है। बैठो अभी जाना, हाँ जाओ फटाफट आओ, एक मैप का काम देना। पृथ्वी के परिक्रमण, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वह परिक्रमण कहलाती है। यही पॉइंट तो बार बार तुम लिख रहे हो सेम। जब सूर्य के किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है तो ग्रीष्म ऋतु होती है, जब किरणें धीरे धीरे तिरछी होती हैं तो शीत ऋतु। ये कंफ्यूजन था कि क्या शुरू होता है कौन सा। फिर मैं मैप सोच रही थी बनाने के लिए। एक काम और करिए आप लोग, जैसे ही यहाँ पर डिस्कशन हो, पकड़ो बेटा, जैसे ही यहाँ पर डिस्कशन, आज एक चैप्टर हमने पढ़ाया, ये तुरंत जाकर घर पे फिर से पढ़ लीजिए खुद से। इस तरह क्या होगा, मेरे लेक्चर भी याद आ रहे होंगे आपको कि सर ये पॉइंट यहाँ पे ये बता रहे थे ड्यूरिंग द डे, क्योंकि जब आप कल और परसों शिफ्ट करेंगी तो फिर वो मटेरियल जो मैंने आज बताया है आपको, वो भी आपके माइंड से वैलिडिटी उसकी क्या हो जाती है, ओवर हो जाती है। तो आज का आज ही ये चैप्टर, एक ही चैप्टर है ना, क्लोज कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, अब अगले दिन क्या चलेगा, अगला चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो क्यों ना अगले चैप्टर पर पहले से आप पढ़ कर आए। अरे यार डाउनलोड करें, ऑनलाइन है सब कुछ, सब कुछ नेट पे सर्च करिए,
गूगल पे मारिए, ठीक है, सब मिल जाएगा। चलिए जरा इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे, इंग्लिश में रिवॉल्यूशन। सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पर कब पड़ेंगी? इसमें से किस डेट पर? 21 जून को पड़ेंगे। 0 डिग्री पर डायरेक्ट कब पड़ेगी, किस डेट में? अरे भाई 21 मार्च और 23 सितंबर भूल गई? ठीक है। गर्मी में ग्रीष्म का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्यों भाई? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न दिसंबर के मंथ में पृथ्वी के पोजीशंस की वजह से सूरज के ज्यादा करीब होता है। पता है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं कि बोल पाए, है ना? यही है ना कंडीशन। इसीलिए बार बार कहता हूं बोलिए, ताकि आपको बोलना आ सके, है ना? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? नहीं, इसके कारण होता है, ठीक है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या, ठीक है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? हाँ, वही कह लीजिए, या फिर दैनिक गति बोलते हैं इसको। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस एक्स उसमें घूमती है? साइकिल वे में या दीर्घवृत्ताकार? हाँ हाँ। 21 जून को सूर्य की सनरेज कहाँ पड़ती है? डायरेक्ट इक्वेटर पर। तो किस पर? लाइन ऑफ कैंसर भैया। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, कौन सी सीजन में दिन छोटे होते हैं? हाँ, विंटर में छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? बड़े होने चाहिए ना। हाँ? क्या शरद ऋतु में क्या होते हैं? छोटे होते हैं दिन। क्यों? खींच के बड़ा कर दीजिए। अच्छा, नहीं, ये तो दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए। हमारे लिए हम कहेंगे साउदर्न पोर्शन पर, और साउदर्न वालों कहेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले कि नॉर्थ वाले पे, है ना? तो उनके वहां भी तो विंटर आता होगा। चलो, अब मैंने ये कहा कि आज ही ये चैप्टर घर पे वापस से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जितना और कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। इसके बाद भी अगर ना पॉइंट समझ में आए तो नोट करके ले आइए कि सर ये वाला पॉइंट हमें नहीं समझ में आया, एक बार और बता दीजिए। इस तरह क्या होगा? ये क्लास 6 है। क्या नाम है आपका? बबीता जी। डेली मैं आते ही क्लास 6 बोल रहा हूँ और आप पूछ रहे हैं कि सारा रामायण होने के बाद। हाँ? और ये क्या है? सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हाँ, ये मानचित्र वाला है, देखते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक, थीमेटिक, दूरी, नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। ये वाला चैप्टर छोड़ दीजिएगा, ये मत पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। ये मैप को देखने का तरीका बताया है क्लास 6 में ही कि कहाँ क्या क्या पॉइंट दिया हो, क्या बना हो, तो उसका जैसे कई जगह आपका ऐसे बना होता है ये, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ माउंटेन है, ठीक है ना, यही सब। तो ये इतना ज़्यादा वो तो नॉर्मल आदमी भी समझ जाएगा, ठीक है। हम लोग जो पढ़ेंगे अब पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल पढ़ेंगे। आई थिंक या परिमंडल वो कह रहा है आपका पृथ्वी के इंपॉर्टेंट जोन्स के बारे में कह रहा है। जैसे आपका वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ये सब भूमंडल वगैरह, तो इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़, 2 काम करना है आपको। पहला आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, और संडे वगैरह में इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग जब फर्दर डिस्कशन करें तो आपका थोड़ा बहुत बेस पहले से बना रहे, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे क्लास।
हाँ, वो मैप का काम देना था आप सबको। मैप में आज फटाफट जरा नोट करिए, मैप में नोट करिए। कैस्पियन सी आपको देखना है, कैस्पियन सी, और उसके अराउंड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर का रिवर डेल्टा छोड़िए, कौन सी रिवर अपने वाटर को वहां पर क्या करती है, डिपॉजिट करती है, पहुंचाती है। ठीक है, पहला देखना है कैस्पियन सी अराउंड द नेशन, और इसके अलावा कौन कौन सी रिवर्स का वाटर वहां पर पहुंचता है। ठीक है, पक्का? चलिए, ये पता करके और मैप बनाकर लाइएगा।